तो आप लोगों का यूनिक स्किल सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमने इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर पढ़े थे, आज बेसिकली हमारा जो थर्ड चैप्टर का जो पार्ट 5 है वो है, और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। सो आप आई होप कि आप सारे चैप्टर को आप सीरियल वाइज देख रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप फर्स्टली आप उस पार्ट को देखिए, देन आप इस पार्ट को देखिए, ताकि आपको बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में देखेंगे क्या कि हरित क्रांति की विशेषताएं, फिर कुछ हरित क्रांति की समस्या, मतलब हरित क्रांति की विफलता या हरित क्रांति फेल कहाँ पर होती है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो पहला जो हमारा टॉपिक है हरित क्रांति की विशेषता है। हरित क्रांति की विशेषता का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भारत में, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हरित क्रांति कब आई थी, तो बेसिकली आज हमें देखना है कि जब भारत में हरित क्रांति आई थी तो उससे हमें क्या क्या चीजें अचीवमेंट हुई थी, मतलब हमें क्या क्या चीजें उपलब्ध प्राप्त हुई, फिर हम किन किन क्षेत्रों में काफी सक्सेस हुए थे। तो पहला हमारे को देखना है कि हरित क्रांति की विशेषता क्या होती है। तो पहली जो विशेषता इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि। कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि का मतलब क्या है कि मैंने आपको बेसिकली बताया था कि हरित क्रांति का सिंपल सा जो मतलब ही ये होता है कि फसलों, मतलब फसलों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि कोई कहने की हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति की जो पहली विशेषता ये आती है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि, मतलब कि भारत के अंदर जब हरित क्रांति आई थी, 2 दशक मैंने आपको बताया कि 1960 से 1970, ठीक, और फिर 70 से 80, तो इस पूरे टाइम के दौरान भारत के, ठीक है, भारत के कुछ हिस्सों में क्या हुआ था कि हरित क्रांति से जो फसलें होती है, जैसे गेहूं, चावल हो गए, ठीक है, कुछ और फसलें थी जिनके उत्पादन में क्या होता है, तीव्र गति से वृद्धि हुई थी, और जिससे क्या होता है कि हमारे जीडीपी पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। और दूसरा हमारा पॉइंट है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर स्थानांतरण। ठीक है, बेसिकली हरित क्रांति की सबसे जो खास विशेषता ये रही कि जब हरित क्रांति भारत में आई तो उससे हुआ क्या कि जो निर्वाह खेती होती थी, मैंने आपको बता रखा कि निर्वाह खेती सिंपल सा मतलब क्या होता था कि लोग पहले सिर्फ अपने लिए उतना ही अनाज उगाते थे जितना उनका परिवार का पालन पोषण हो सके। वो कभी व्यापार के बारे में या फिर व्यापार के लिए नहीं सोचते थे। लेकिन जब हरित क्रांति आई तो इससे लोगों में एक मोटिवेशन हुआ, लोगों को एक कहीं न कहीं दिशा मिली कि अब उन्हें क्या कि जो फसलें उत्पादन करने लगे अब वो बाजार के लिए भी करते थे। क्यों? क्योंकि उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका इनकम सोर्स था वो क्या हो गया, बढ़ने लगा। तो इसलिए कहा गया कि जो निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती और स्थानांतरण हुआ, ये क्या विशेषता थी हरित क्रांति। और थर्ड पॉइंट है किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। ये ऑटोमेटिक, मतलब उनका जो एक सोचने का, समझने का जो नजरिया था जो फार्मर वगैरह का, तो उनमें एक चेंज, एक बदलाव है। बदलाव क्या था, बेसिकली पहले होता था कि जो किसान वगैरह होते थे तो वो लोग क्या होते थे कि जो आधुनिक चीजें होती थी, मतलब आधुनिक तकनीक वगैरह होती थी, आधुनिक खाद्य वगैरह होती थी, ठीक है, उनके यूज करने से थोड़ा सा वो चिंतित होते थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में कैसी प्रथा प्रचलित थी कि मतलब अगर हम उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो भूमि होगी वो क्या खराब हो जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ कि ये भी चेंज रहेगी, उनका जो आउटलुक था, मतलब उनका जो दृष्टिकोण था उसमें चेंज हुआ। अब वो क्या हुआ कि आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे क्या हुआ कि उनके उत्पादन में, फसल के उत्पादन में क्या हुई, एक तीव्र गति से वृद्धि हुई। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसका, खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न फसलों का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली खाने वाली फसल थी, जैसे कि मतलब जैसे गेहूं, चावल हो गया, बाजरा हो गया, दाल हो गया, ठीक है, ये सारी वगैरह हमारे लिए खाद्यान्न फसलें होती है। और इसके अपोजिट हम बात करें जैसे कपास हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, व्यापारिक फसलें। तो कहने की हरित क्रांति की विशेषता ये देखी गई थी कि जो खाने वाली फसलें होती थी उसमें क्या होता, भारत पूरी तरह से क्या हो गया था, आत्मनिर्भर हो गया था, जो भारत के लिए काफी, मतलब काफी अच्छा संकेत था कि भारत को अब किसी दूसरे देश से मतलब आयात नहीं करना पड़ रहा था। तो ये क्या था, भारत के लिए एक सकारात्मक प्रभाव था। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है हमें ये देखना है कि हरित क्रांति की सीमाएं, ठीक है, या फिर विफलता, मतलब हरित क्रांति से किस किस की, मतलब क्या सीमा, मतलब कमियां, कि हरित क्रांति में क्या क्या कमियां देखी गई, क्या क्या मतलब कहाँ पर वो विफल हो गई। तो बेसिकली हरित क्रांति की कुछ कमी यहाँ पर आपको देखने, जैसे आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहली कमी क्या थी, सीमित फसलों के उत्पादन में वृद्धि। बेसिकली जो सबसे पहले जो नोटिस किया गया था कि जब हरित क्रांति आई थी तो उसका जो प्रभाव था सिर्फ हमारे जो फसलें होती थी भारत के अंदर उगाई जाती थी, सिर्फ गिनी चुनी फसलें, बेसिकली गेहूं, चावल, ठीक है, इन 2 फसलों के उत्पादन में क्या होता, तीव्र गति से वृद्धि होती। लेकिन इसके अपोजिट जो बाकी फसलें जैसे कि मटर हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, और जो हमारी व्यापारिक फसलें जैसे कि कपास हो गया, जूट हो गया,
% इनके उत्पादन में मतलब इनके उत्पादन में कोई भी विशेष वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए क्या होता है मतलब इसे हरित क्रांति की सीमा के रूप में मतलब कमी के रूप में देखा जाता है कि हरित क्रांति क्या है, ये कहने की ठीक नहीं है। दूसरा पॉइंट है सीमित क्षेत्र में विस्तार। दूसरा पॉइंट उसे कि जो हरित क्रांति का प्रभाव था वो भारत के पूरे मतलब भारत के एक कोने से लेकर हर एक कोने तक मतलब उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। भारत के क्या गिने चुने स्टेट में देखा गया जैसे वो गिने चुने स्टेट बेसिकली कहते हैं जैसे कि पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, ठीक है, फिर तमिलनाडु हो गया आपका, ये बेसिकली वो स्टेट थे जहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव ज्यादा है। बाकी जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, हिमाचल वगैरह हो गया, तो और भी जो स्टेट हो गए मध्य प्रदेश वगैरह, इन हिस्से में कोई हरित क्रांति का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखेगा। तो ये क्या है हरित क्रांति की कमी आती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है सीमांत एवं छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था वो बेसिकली जो हमारे मतलब जो भारत के जो छोटे और जो सीमांत किसान होते थे उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि जो हरित क्रांति आई थी वहां पर जब आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया आधुनिक चीजों से, ठीक है, तो वो आधुनिक चीजों को इस्तेमाल करने के लिए बेसिकली जो समाज के जो बड़े किसान होते थे उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो इनकम का अच्छा सोर्स होता था तो वो ही सिर्फ क्या करते थे आधुनिक फसलों आधुनिक चीजों का आधुनिक खाद हो गया फिर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते थे। बाकी जो छोटे किसान होते थे उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ये कहने की उनके छोटे किसानों में क्या था हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव था। नेक्स्ट पॉइंट है जो लास्ट है बेसिकली धनी एवं निर्धन वर्गों के बीच असमानता। सिंपल से पहले पॉइंट इससे ऊपर वाले पॉइंट से लिंक करते हैं। तो बेसिकली हरित क्रांति से एक और जो नकारात्मक प्रभाव देखा जाए कि जो समाज के धनी और निर्धन मतलब जो अमीर और गरीब लोग थे उनके बीच में जो असमानता थी लगातार बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो होता था कि जो धनी मतलब जो धनी किसान होते थे वो तो आधुनिक चीजों का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन क्या था कि जो निर्धन होते थे जो छोटे किसान होते थे वो आधुनिक तकनीकों से वंचित रह जाते थे, जिस कारण होता कि उनके बीच में जो असमानता थी वो लगातार क्या हुई थी बढ़ती गई थी। तो ये बेसिकली हमारे कुछ पॉइंट्स से दो कहने की हरित क्रांति की सीमाओं को व्यक्त करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो को पसंद आ रही होगी, ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।